Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in Psychology, Diet हमीरपुर। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही हैं और आप अपने घर में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज समय की ज़रूरत है कि जो आज दिन तक हमने पढ़ा है, सीखा है, जिन विषयों पे हमने चर्चा करी है, उनको एक बार रिवाइज़ कर लें। तो आइए आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं, लर्निंग, कॉग्निशन एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम लर्निंग के कंसेप्ट को समझेंगे कि लर्निंग होती क्या है, सीखने से क्या तात्पर्य है और बालकों में सीखने की प्रक्रियाओं क्या क्या होती हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो डियर ट्रेनीज, आइए हम जानें कि वास्तव में सीखना होता क्या है। आप जानते हैं कि सीखने की अलग अलग परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इसी तरह से आपने दूसरी परिभाषा पढ़ी होगी कि स्किनर के द्वारा, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। वुडवर्थ के भी विचार आपने पढ़े होंगे, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और कॉल्विन ने कहा था कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो इन परिभाषाओं के ऊपर आपने नज़र लगाई होगी। तो आइए हम शॉर्ट में समझते हैं कि वास्तव में सीखने की नेचर क्या है, कौन कौन सी बातें हमारे सामने आई हैं। तो इन सारी परिभाषाओं को अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, लर्निंग इज़ बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और किसी ने कहा कि लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट एंड इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज एंड चेंज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस। तो ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो आइए इन बातों के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर हम क्या क्या विशेषताएं निकली हैं उनके ऊपर एक नज़र दें। तो अधिगम की विशेषताएं, इट इज़ ग्रोथ, लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट, लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, लर्निंग इज़ एक्टिव, it is product of environment, it is both individual and social, learning is purposeful, it is permanent, it is change in behavior, and it is transferable, and it is a process, not product. Learning is experience acquisition process. Learning is a relation between stimulus and response, and it is a method of प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं कि सीखना एक समायोजन है, विकास है, ये सक्रिय प्रक्रिया है, ये एक इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, और ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है, पर्पसफुल होता है, सृजनात्मक होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है, और अनुभवों को भी हम सीखना कहते हैं, समस्या का समाधान करने को भी हम सीखना मानते हैं। तो इस ढंग से ये विभिन्न विशेषताओं के ऊपर हमने विस्तृत चर्चा पहले की है। तो आइए इसके बाद हम कैप्सूल फॉर्म में इसके प्रोसेसेस को भी जानें कि प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बालक जब सीखते हैं तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं रहती हैं। तो सीखने में बालकों में आप कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन होती है, सीखने के पीछे अभिप्रेरणा होती है। तो अभिप्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब बच्चा किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित होता है, बच्चा उस काम को अच्छे से सीखता है। यानी कि हर कार्य जिसे बालक करता है किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है, अर्थात उसके मूल में किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा निहित होती है।
दूसरा है गोल। जैसे आप जानते हैं कि बालक का व्यवहार उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। किसी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बालक उस कार्य को नहीं सीखना चाहता जो बिना उद्देश्य के हो, जो उसके उद्देश्य की पूर्ति ना करे। और तीसरा, ऑब्स्टकल्स, बाधाएं भी सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बाधाओं का पैदा होना निश्चित होता है और इन्हीं बाधाओं के कारण बालक विभिन्न प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रीइंफोर्समेंट, उसकी चर्चा हमने करी थी। पुनर्बलन आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा या बड़ों का सम्मान, सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर किए गए कार्य, ये सारे पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें सुखद अनुभव करता है, संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि उसके पीछे रीइंफोर्समेंट होती है। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ना सीखने में बहुत आवश्यक होता है। जब तक ये ज्ञान जुड़ते नहीं हैं तब तक बालक के सीखने में संपूर्णता नहीं आती है, और इसे ही हम ज्ञान का एकीकृत होना कहते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपने एक नज़र दे ली और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी विस्तृत व्याख्या करने में सक्षम हैं। अगर हम कंक्लूड करें अपनी बात को, तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा बालक विश्वास, दृष्टिकोणों और कौशलों को अर्जित करते हैं। अधिगम का प्रभाव व्यवहार में देखा जा सकता है, अर्थात व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं अगर सारी परिभाषाओं को अगर हम समेटें कि लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम सीखना कहेंगे। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इस बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अपेक्षाकृत मतलब तुलनात्मक। अधिकतर बच्चे का व्यवहार में वो परमानेंट चेंज हो, अगर टेम्परेरी चेंज होगी तो उसको हम सीखना नहीं कहते हैं। डियर ट्रेनिंग्स, आप जानते हैं कि हर तरह का व्यवहार जो है वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, अधिगम की परिणति व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार रूपांतरण में होती है। यदि अधिगम के लिए किए गए प्रयत्न परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं तो हम कहेंगे कि अधिगम घटित हुआ। और पर इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे व्यवहार होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के रूपांतरण के फलस्वरूप तो होते हैं, परंतु उनको हम अधिगम की संज्ञा नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए, जब हमारी उंगली में कोई पिन चुभ जाती है तो हम तुरंत अपनी उंगली को पिन से अलग हटा लेते हैं। इस प्रकार जब तक एक तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ऐसे व्यवहार स्वतः स्फूर्त होते हैं और ऐसे व्यवहार अधिगम श्रेणी में नहीं आते, अपितु उन्हें हम सहज क्रियाएं या प्रतिवर्ती क्रियाओं की संज्ञा देते हैं। तो व्यवहारों की अन्य श्रेणी भी है, जैसे प्राय हम जैविक मूल प्रवृत्ति कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक बच्चा भूखा होता है तो चिल्लाने अथवा रोने लगता है। जब हम थक जाते हैं तो विश्राम चाहते हैं। हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे सभी व्यवहार नैसर्गिक होते हैं, सीखे नहीं जाते। अब हम इन व्यवहारों को सीखे हुए अथवा अर्जित व्यवहार नहीं कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इनमें अंतर करना समझ गए होंगे, अच्छी तरह से सक्षम हैं या इनमें डिफ्रेंशिएट करने में कि सीखना वास्तव में होता क्या है, सीखना किसे कहते हैं। तो एक बार आप जो हमने हेडिंग्स एक माइंड मैप के फॉर्म में कंसेप्ट मैप बनाया है,
उनको आप एकत्रित करें और उनको परखें कि क्या हम इनकी व्याख्या करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो संक्षेप में आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे अगले टॉपिक के ऊपर कैप्सूल फॉर्म में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।